जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं जनाब। खबर तो ये है कि जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, जिन्हें सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कहते हैं, वकार अहमद नाम है उनका, वो सदर साहब के सामने डट गए और उन्होंने ऐवान सदर खाली करने से इनकार कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भी उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से ये ख्याल किया जा रहा है कि सदर साहब जो नया सेक्रेटरी मांग रहे हैं, वो खातून मांग रहे हैं हुमैरा अहमद साहिबा को, वो हम उनको नहीं देंगे। और जब तक इस इशू का फ़ैसला नहीं होता उस वक्त तक वकार अहमद साहब ऐवान सदर के अंदर रहेंगे। अब क्या वकार अहमद साहब रह सकते हैं, ये एक सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने हल्फ देने, FIA के सामने पेश होने और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी पेश होने, पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने का ऐलान कर दिया है। और अब क्या वाकई सदर साहब अपने सेक्रेटरी से कन्फ्रंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमने सिलसिला शुरू किया वाक़यात का, तो आज के वीलॉग के आखिर में हम आपको इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई का, जो वज़ारे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वाक़या आपको सुनाएंगे कि किस तरह एक बड़े दिल के लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं कि वो दुश्मन को मारते नहीं हैं बल्कि दुश्मन को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और वो जो वाक़या है उसका हमारी आज की जो सियासी सूरत हाल है उसके साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है, वो हम इस वीलॉग के आखिर में आपको बताएंगे। कल सदर साहब ने सारा मुद्दा अपने सेक्रेटरी वकार अहमद साहब पे डाल दिया। वकार अहमद साहब 22वें ग्रेड के अफीसर हैं, ये सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है। और याद रखें कि 2 अफीसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे सरकारी सिस्टम के अंदर। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के ज़रिए अपने हाथ से, अपने दस्तखत से हुक्म जारी करते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट का जो भी फैसला होता है वो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के ख़त से, उनके दस्तखत से, उनके लेटर से जारी होता है। तो वकार अहमद साहब बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े सेंसिबल शख्स हैं, इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं। इनके ऊपर आज तक कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा, बहुत ही एक्टिव हैं, पूरी पूरी रात काम करते रहते हैं। और इसीलिए सदर साहब ने इन्हें खुद अपना सेक्रेटरी बनाया था। ये तो ज़ाहिर नहीं थे यहाँ पे, और सदर साहब को ये इतने अच्छे लगे थे कि उन्होंने बाकायदा ख़त लिख के इनकी पोस्टिंग करवाई थी यहाँ पे। और उसके बाद 21वें ग्रेड में ये एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, यहाँ पे सदर साहब ने उनको प्रमोट करवा के सेक्रेटरी बनाया था, फिर 22वें ग्रेड में वो गए। अब अचानक सदर साहब ने अपना सारा मुद्दा उनके ऊपर डाल दिया है कि मैंने इनसे कहा था कि आप इन 2 बिल्स को, जो आर्मी एक्ट का बिल है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल है, उसे फौरी तौर पे वापस भिजवा दें। लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया और ये मुझे कहते रहे कि जी हमने आपके बिल भिजवा दिए हैं, लेकिन इन्होंने बिल नहीं भिजवाए थे। इसलिए कल इन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उसके जी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आप इनकी सर्विसेज वापस ले लें और इनके बदले में मुझे हुमैरा अहमद साहिबा, जो 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, वो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के तौर पे उनको अपॉइंट कर दिया जाए, ऐवान सदर भिजवा दिया जाए। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि वकार अहमद साहब के साथ ज़्यादती है, क्योंकि बाकायदा वकार अहमद साहब को बदनाम करने की कोशिश की गई है और उनकी सर्विस के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की गई है। लिहाजा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, उस वक्त तक वकार साहब ऐवान सदर के अंदर ही रहेंगे। वकार साहब की तरफ से एक लेटर कल से गर्दिश कर रहा है, ये मुख्तलिफ हवालों से होता हुआ मेरे पास आया। उसमें उन्होंने सदर साहब से मुखातब हुए हैं वो, और उसमें उन्होंने बाकायदा अपना केस प्लीड किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल जो था 2023, वो इनका ये कहना है कि 2 अगस्त को रात के वक्त वो वसूल हुआ था और ऐवान सदर के अंदर वसूल हो गया। और उससे अगले दिन यानी 3 तारीख को उन्होंने लिखा कि फ़ाइल नंबर 5 और उसके आगे ब्रैकेट है 170 यानी 170, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर NA है यानी नेशनल असम्बली है, फिर डॉट है, फिर D है, फिर E है, फिर 23 है। उन्होंने कहा जी इस फाइल नंबर के तहत, और उसके साथ एक डायरी नंबर भी लिखा उन्होंने कहा डायरी नंबर 168S डेटेड 3/8 और 2023 यानी 2023। उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी मैंने ये बाकायदा ये बिल प्रेसिडेंट को भिजवा दिया था। और इसके बाद आर्टिकल 75 का मैंने जिक्र किया और उसके बताया उनको कि इसके पैराग्राफ 3 के मुताबिक कि आप इस बिल को या तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे आप कौमी असम्बली में वापस भिजवा सकते हैं। और ये बिल जो है मैच्योर हो जाएगा 11/8/2023 को, फ्राइडे के दिन तक। उससे पहले आपने इसका फैसला करना है। फिर उन्होंने अपने अगले दूसरे पैराग्राफ में लिखा है
कि जो दूसरा बिल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023, उनका ये कहना है कि 8 अगस्त की शाम को, ये रात को, यानी जब ऑफिस बंद हुआ तो उसके बाद ये मेरे पास आया। उसकी फ़ाइल जो है वह 5 आगे ब्रैकेट 204, फिर ब्रैकेट बंद, फिर NA और फिर स्लैश, फिर D, फिर ब्रैकेट E और उसके बाद फिर /23। मैंने इसके मुताबिक ये फ़ाइल बनाई और उसके साथ एक डायरी नंबर भी है 196-S और डेट है 9/8/2023, यानी 9/8/2023। बिल के आने के एक दिन पहले मैंने इसकी फ़ाइल भी प्रेसिडेंट साहब को भेज दी और उसके ऊपर आर्टिकल 75 लिखा और साथ उनको ये बताया कि अगर आपने इसको कंफर्म कर दिया तो ठीक है, और अगर आपने इसको कंफर्म ना किया तो 17/8/2023 तक, यानी थर्सडे तक, ये बिल जो है वो ऑटोमेटिक बिल समझा जाएगा। तो आपने 10 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला भी करना है। फिर इनका ये दावा है कि 21/8/2023 तक, जब तक ये ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, अभी तक सदर साहब के ये दोनों बिल सदर साहब के दफ्तर से मुझे वापस नहीं आए। यानी दोनों फाइलें सदर साहब ने अपने पास रखी थी और इन्होंने वापस मेरे दफ्तर में इन फाइल्स को नहीं भिजवाया। और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं इस मामले में FIA के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, पर प्रेसिडेंट साहब को इसकी इंक्वायरी कमेटी बना दें, या फिर इसका किसी भी एजेंसी के ज़रिए इसकी इंक्वायरी करवा लें, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुझे बुलाए तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्फन इस चीज़ का इजहार करूँगा, मैं हल्फ दूँगा। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना ये जो फ़ैसला है मुझे रिमूव करने का, वो फ़ैसला मुझसे वापस लें, क्योंकि ये मेरे साथ डिसग्रेस है, ये मेरे साथ ज़्यादती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है इस ख़त को बड़ा सीरियस ले रही है। अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या तो अपने पास एक इसकी इंक्वायरी करेगी, एक कमेटी बुलाएगी, और उसके बाद वक़ार अहमद साहब से कहा जाएगा कि आप अपना रिकॉर्ड लेके पहुंच जाएं। तो वक़ार अहमद साहब अपना रिकॉर्ड लेके वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ये कहेगी कि जनाब हम वक़ार अहमद साहब की सर्विसेज वापस नहीं लेते, क्योंकि सदर साहब ने इनके साथ बड़ी ज़्यादती की है और नया ऑफिसर हम आपको नहीं दे सकते। तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से ये हुक्म जारी हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर एक प्रोविज़न मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार सदर साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है कि सदर साहब मुस्ताफ़ी हो जाए, और अगर सदर साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तो फिर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही है कि इन्हें सेनेट में बुलाया जाए, और सदर साहब को सेनेट में बुलाया जा सकता है, क्योंकि अदालत के अंदर इनको इस्तिस्ना है, अदालत पेश नहीं हो सकते, FIA के पास पेश नहीं हो सकते। लेकिन एक और रास्ता निकाला जा रहा है कि शायद FIA के अंदर एक FIR रिकॉर्ड करके फिर FIA की टीम सदर साहब के पास भिजवाई जाए और साथ सेक्रेटरी साहब के पास भी भिजवाई जाए, और वो एक कानून के अंदर प्रोविज़न है कि इन्वेस्टिगेशन सदर साहब की हो सकती है, लेकिन सदर साहब को अदालत में बुला के कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर प्रेसिडेंट साहब की इन्वेस्टिगेशन भी हो गई तो ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट होंगे जो ऐवान सदर के अंदर होंगे और इनकी वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये एक नया सा यूनिक सी सूरत हाल जो सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सदर साहब मुस्ताफ़ी होंगे। सदर साहब के अपने दोस्त जो इस वक्त सेनेटर्स हैं वो सदर साहब से कह रहे हैं कि आपने इस्तीफ़ा नहीं देना, आप अगले प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने या उसके हलफ तक प्रेसिडेंट हैं, तो आपने ऐवान सदर खाली नहीं करना। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि सदर साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए, और अगर सदर साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तो यूँ ही इनकी मुद्दत पूरी होती है, इनको वहाँ से निकाला जाए और उसकी जगह एक नया निगरान सदर अपॉइंट किया जाए, या फिर चेयरमैन सेनेट को सदर बनाया जाए जब तक नया सदर नहीं आता। अब एक रस्साकशी है जिसका सदर साहब शिकार हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल जो है खासी गंभीर हो जाएगी। आज मुझे ये भी एक महसूस होता है कि आज शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस इशू पर नोटिस भी ले लिया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस इशू में कूद पड़ी तो भी एक सूरत हाल होगी जो ज़ाहिर है बड़ी ही गंभीर होगी। बहरहाल सदर साहब ने पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो चौराहे पे कर दी है, क्योंकि पिछले दिनों 2 ऐसे इश्यूज़ आए जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह आई। पहला इशू साइफ़र था। इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से साइफ़र को लहराया अवाम में और कहा कि ये वो ख़त है, ये वो साइफ़र है, ये वो रुका है, या ये वो थ्रेट है जो मुझे अमेरिका की तरफ से आई और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट तब्दील हो रही है। अब ये पहला वाक़या है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने या किसी प्रेसिडेंट ने कुछ साइफ़र लहराया हो, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जो किसी जगह ले जाया नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये साइफ़र की असल कापी नहीं थी। अगर ये असल कापी नहीं थी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने धोखा दिया, आपने अवाम के साथ झूठ बोला। अगर आपने अवाम के साथ झूठ बोला या फिर आपने धोखाधड़ी की तो फिर भी आप सादिक और अमीन नहीं हैं। अब 2 इश्यूज़ हैं, या तो आपके पास साइफ़र है
तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़िम्मेदार हो गए आप। और अगर आपने ख़त गलत लहराया था तो आपने फिर आवाम को धोखा दिया, फिर आप सादिक और अमीन नहीं रहे। तो अब दोनों इश्यूज़ में इमरान खान साहब फंस चुके हैं। ये एक ऐसी यूनिक मिसाल थी कि पूरी दुनिया ने कहा कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइफर लहरा रहा है जो दुनिया में कभी आज तक हुआ नहीं। और उसके बाद सदर साहब की तरफ से जो ट्वीट आई उनके पर्सनल अकाउंट से, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे अमले ने मेरी बात नहीं मानी और मैं इन दोनों बिल्स के ऊपर इत्तफाक नहीं करता और ये बिल जो है मैं नहीं मानता, और अब अगर ये बिल बन चुके हैं कानून तो मैं इसकी जद में आने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। तो ये जो एक यूनिक मिसाल थी, अब इसके ऊपर भी आप देखें BBC के अंदर तबसरे हुए, CNN के ऊपर तबसरे हुए, दुनिया जहान के अखबारात के अंदर, मीडिया के अंदर इस पे बात हुई। तो ऐसा लगता है कि सदर साहब ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को एक बनाना स्टेट समझा जाए या फिर इनको एक मैंगो स्टेट समझा जाए, जो ज़ाहिर है बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इस पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से खासा रद्द-ए-अमल आ रहा है और सदर साहब को ऐसे महसूस होता है जैसे स्पेयर ना करने का फ़ैसला कर दिया गया। अब सदर साहब का बनेगा क्या, ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सदर साहब ने क्राइसिस एक बड़ा खौफनाक पैदा कर दिया। और अब हम इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई की तरफ आते हैं। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है कि इंदिरा गांधी 1977 में हार गई और उनकी जगह मोरारजी देसाई जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई और उनके जो साथी थे, जनता दल पार्टी थी, उनको इतना ज़्यादा रगड़ा था, इतना ज़्यादा जेलों में फेंका था, उनके खिलाफ इतने केसेस बनाए थे कि जब इंदिरा गांधी इक़्तिदार से फारिग हुई तो उनको महसूस ये हुआ कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे इमरान खान की हुकूमत हो, और इमरान खान साहब ने जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाया था, और जब दूसरे लोगों की गवर्नमेंट आ जाए तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब को ये फील तो हुआ होगा कि ये अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी को ये महसूस हुआ कि मोरारजी देसाई आ चुके हैं और इससे ना मुझे छोड़ना है ना मेरी औलाद को छोड़ना है। तो इंदिरा गांधी ने फौरी तौर पे अपने एक दोस्त था उससे रब्ता किया और उससे कहा कि मेरे जो बेटे हैं और उन जो मेरी बहू है इनको मैं मुल्क से बाहर भिजवाना चाहती हूँ, तो आप अपना प्राइवेट जेट, उसके पास अपना प्राइवेट जेट था, वो मुझे दो ताकि मैं इन बच्चों को मुल्क से बाहर निकाल दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मोरारजी देसाई इनको गिरफ्तार कर ले और मुझे इंतकाम का निशाना बनाए। तो वो जो दोस्त था उसने ये खबर लीक कर दी कि इंदिरा गांधी मुझसे जहाज़ मांग रही है। और ये खबर जब मोरारजी देसाई तक गई, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था इंदिरा गांधी ने, तो उन्हें जब ये पता चला कि इंदिरा गांधी अपने बच्चे बाहर भेज रही है, तो उन्होंने एक मुश्तरका दोस्त जिसका नाम जयप्रकाश था, वो भी बड़ा मशहूर आदमी था इंडिया के अंदर, उससे रब्ता किया और रब्ता करके फिर इन दोनों ने टाइम लिया इंदिरा गांधी से। और रात के वक्त जब किसी, ज़ाहिर उस वक्त ना कोई मीडिया था ना कोई टेलीविज़न था, लेकिन सबसे बच बचा के ये दोनों इंदिरा गांधी के घर गए और जाके मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बन चुका है और जिसे इंदिरा गांधी ने उससे पहले ठीक ठाक रगड़ा लगाया था, उसने इंदिरा गांधी से कहा कि बीबी बात सुनो, हम आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ना आप खुद कहीं जाओ और ना आप अपने बच्चों को बाहर भेजो, आप लोग यहाँ पे सेफ़ हैं। हम सियासी तौर पे एक दूसरे के हरीफ थे, लेकिन अब इंतखाबात हो चुके हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ और आप बदकिस्मती से नहीं जीत सकी, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम आपको चक्की में पीस देंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। और जयप्रकाश को उन्होंने कहा कि ये मेरा गवाह है, ये मेरी तरफ से ज़ामन है कि अगर मैं अपने अल्फाज से फिरूँ तो ये शख्स मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। तो इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए कि जो दुश्मन था उसने कितने बड़े दिल का मुजाहरा किया। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं अब सियासत से भी थक चुकी हूँ, उकता चुकी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पहाड़ों पर जाके घर बनाऊँ और वहाँ बाकी ज़िंदगी किताबें पढ़ के और किताबें लिख के ज़िंदगी गुजार दूँ। मैं अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो इस पर भी मोरारजी देसाई ने उसे कहा कि नहीं, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड खातून हैं, आपके वालिद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की, फिर आप इतनी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी और बड़ा क्रूशल टाइम आपने गुजारा, फिर 1971 की जंग भी लड़ी आपने। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी टैलेंटेड प्राइम मिनिस्टर जो है या इतनी टैलेंटेड जो सियासतदान है वो घर में जाके दफन हो जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स जारी रखें ताकि हो सकता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, आप दोबारा इंडिया को चला सकें, इसकी गवर्नेंस कर सकें। तो मैं नहीं चाहता कि इतनी टैलेंटेड खातून जो है वो अपने घर में जाके बैठ जाए। तो उन्होंने उनको रोका। तो इसको कहते हैं कि सियासी दिल, कि सियासत के अंदर कहते हैं दिल नहीं होता, लेकिन अगर सियासतदान अच्छा हो तो उसका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने सियासी मुखालिफ के रात के पास, रात के अंधेरे में घर जाके उसे कहता है कि बिल्कुल कहीं ना जाओ, तुम यहाँ पे सेफ़ हो, और उसे ये मशवरा देता है कि आपने सियासत से ताइब नहीं होना। तो आप आज की सूरत हाल देखें और फिर इंडिया का ये वाक़या देखें और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि क्या हम
उनका मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ख्याल है शायद अस्करी तौर पे तो हम उनका मुकाबला कर सकें, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एथिक्स हैं उसमें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। हमारे सियासतदानों को इस वाक़े से बहुत कुछ सीखना चाहिए।